आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। पारिस्थितिकी तंत्र पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और ये जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोगों ने 3 पार्ट का अध्ययन कर लिया है और अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा होने वाली है। और मैं आशा करूंगा कि आप पूरे मनोवेग से हमारी वीडियोज़ देख रहे होंगे। और मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ कि आप इसे कंठस्थ करें, नोट करें। ये मान के चलें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके सामने आपके लिए लाए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलें। तो अब मैं सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ उल्लिखित कर रहा हूँ जिसका नाम है पिरामिड। पिरामिड शब्द लिखते ही आप गीजा की पिरामिड मिस्र वाली वो पिरामिड आपको याद आ जाएगी। लेकिन हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में उस पिरामिड का बस इतना ही मसला लेंगे। ये मान के चलें कि पिरामिड की संरचना कुछ ऐसे होती है और अगर मैं इसको इस तरीके से बता दूं तो मुझे ये कहने में और आपको ये समझने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि एक सीधा है और एक उल्टा है। तो हमारा एग्जामिनर पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड संबंधी 2 क्वेश्चन आपसे करता है। एक तो कब पिरामिड सीधा बनता है और कब ये पिरामिड उल्टा बनता है। ये बिल्कुल आसान है, तो समझिएगा जरा। हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में हमें 3 प्रकार का पिरामिड पढ़ाया जाएगा और इन 3 प्रकार के पिरामिडों से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ध्यान देना, हमेशा जब हम किसी पिरामिड यानी किसी ग्राफ को बना रहे होंगे, जरा समझना यहाँ मसला क्या है। इस पिरामिड का मसला बस इतना है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे होंगे। उत्पादक तथा उपभोक्ता का ग्राफीय निरूपण ही पिरामिड है। ये मसला समझें कि जो उत्पादक है, जो उपभोक्ता है, वो कितनी मात्रा में है, उपभोक्ता उत्पादक से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। जब इस जिम्मेदारी को, इस परिकल्पना को, इस अवधारणा को हम एक ग्राफ के रूप में दर्शाने का प्रयास करेंगे तो हम उसे पिरामिड कहेंगे। ध्यान देना, जब भी पिरामिड की संरचना बनाई जाएगी तो हमेशा उत्पादक को प्रथम स्थान दिया जाएगा। पिरामिड की संरचना उत्पादक से शुरू होगी। ये बात क्लियर हो गई है? तो समझना, पिरामिड 3 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे या हमें पढ़ने हैं। तो इसमें पहला है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड समझना जरा। ऊर्जा का पिरामिड, मैं एक वैज्ञानिक का नाम लूं जिनका नाम है लिंडमान, जिन्होंने कहा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये बात पार्ट 3 में देखा है हमने पारिस्थितिकी तंत्र के। लिंडमान जी ने कहा कि एक पोषक स्तर से 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, ये बात पूछा जा सकता है, तो बताना आप। लिंडमान जी ने दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात तो गलत हो जाएगी। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये बात आप समझ चुके हैं। समझना जरा। तो ऊर्जा का पिरामिड जब बनाना है तो सबसे पहले आपको उत्पादक लाना होगा। और उत्पादक मान लो उसकी संरचना मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। मान लो ये घास का पौधा है और इसमें 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। और हमने आपसे कहा क्योंकि हमें उत्पादक से ही शुरुआत करनी है, इसलिए सबसे पहले हम उत्पादक की ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ना ये बात? तो 1000 किलो कैलोरी है और जब इसे एक टिड्डे ने खाया तो उसके अंदर मात्र कितनी पहुंचेगी? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि इसका 10% ही जा पाएगा। ये लिंडमान जी ने बता दिया है। आगे समझिएगा। और जब इस टिड्डे को कोई मेढक खा लेगा तो मेढक के अंदर मात्र 10 पहुंच पाएगा, क्योंकि अब उसका 10% पहुंचेगा। और जब इसी मेढक को कोई सर्प खा लेगा तो उसके पास मात्र इतना पहुंच पाएगा। और जब इसे कोई मोर खा लेगा तो आप समझ सकते हैं उसके पास दशमलव में पहुंचेगा। तो ये चीज़, और हमने इस आधार पे सिद्ध भी किया था कि शाकाहार जीवन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इसको खा रहा है, जैसे टिड्डे को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? सबसे ज़्यादा मिली, टिड्डे को ऊर्जा मिली है सबसे ज़्यादा। और आप ज़रा बताइए कि ये जो संरचना बनी है, ये जो संरचना आपके सामने है, ये सीधी है कि नहीं सीधी है? सीधी है, क्योंकि
पिरामिड इस तरीके का सीधा होता है, इस तरीके का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये जो पिरामिड बना हुआ है ऊर्जा का, ये सीधा है कि नहीं सीधा है। तो ध्यान देना, एग्जामिनर कर सकता है कि ऊर्जा किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, तो ध्यान देना ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ये कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ समझ जाइए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ, सदैव सीधा बनता है। यहाँ बस एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये उदाहरण आपके सामने हमने दर्शा भी दिया, आप इस बात को मैं मान के चलूँ कि आप समझ चुके होंगे। और ऊर्जा पिरामिड के बाद मैं दूसरी बात करूँगा, ऊर्जा के बाद दूसरा पिरामिड होगा द्रव्यमान आबलिक भार पिरामिड। तो द्रव्यमान आबलिक भार पिरामिड अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार का होगा, उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, दोनों मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। द्रव्यमान पिरामिड उल्टा और सीधा बनने का मसला ये होगा कि आप जिस पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, जब पार्ट 1 आप देखेंगे तो हमने वहाँ बताया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक गिलास के आकार से लेकर के पूरी पृथ्वी तक हो सकता है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता ही कि जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो यहाँ समझें कि द्रव्यमान भार पिरामिड का मसला क्या है, जब हम इसे जल के सापेक्ष देखेंगे, यानी जल में द्रव्यमान या भार पिरामिड कैसा बनेगा, ये बात समझें। तो जल में आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे प्लैंकटन यानी घास जिसका सेवन मछलियां करती हैं। अगर हम ये बात करें कि जल में उत्पादक कौन होगा, तो आप जरूर बताएंगे कि सर वो प्लैंकटन, वो घास उत्पादक है, मछलियां उपभोक्ता हैं, यही तो हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल यही बताने वाले हैं। तो समझिएगा, तो जब जल में भार की बात आएगी, अगर हम उस प्लैंकटन घास को सुखा लें पूरी तरीके से, मतलब उसका जल निचोड़ करके उसको सूखने के लिए छोड़ दें, इसके बाद उसका वजन लें, तो मुझे लगता है उसका वजन काफ़ी कम आएगा मछलियों के अपेक्षाकृत। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप बताना जरा। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ प्लैंकटन घास, क्योंकि इसका वजन काफ़ी कम होगा, ये उत्पादक है, वजन इसका कम होगा। और जब इस प्लैंकटन घास को छोटी छोटी मछलियाँ खाएंगी और उन छोटी मछलियों का वजन उनसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ये बात समझिए। प्लैंकटन घास, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही आपको, मुझे लग रहा है, फिर से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्लैंकटन घास सुखवा ली जाएगी, यानी सूखने के लिए रखी जाएगी, तो उसका वजन काफ़ी कम होगा मछलियों की अपेक्षाकृत। तो ये मान लीजिए प्लैंकटन घास है, मैं पूरा लिख दूँ, प्लैंकटन घास वजन काफ़ी कम, मछली खाएगी, इसका वजन उससे ज़्यादा होगा। जब छोटी छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियाँ खाएंगी, उनका वजन और ज़्यादा होगा। आप बताना ये उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो जब जल में आप द्रव्यमान यानी भार पिरामिड देखेंगे या बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, उसका मतलब ये है साफ, क्योंकि उत्पादक का वजन काफ़ी कम होगा और मछलियों का वजन काफ़ी ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है, बस इतना समझिएगा कि द्रव्यमान भार पिरामिड जल में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जल में उल्टा बनता है। और जब यही पिरामिड कहाँ आ जाए, किसी एक वृक्ष के लिए ले लीजिए, वृक्ष उत्पादक है, अब वृक्ष का वजन तो काफ़ी ज़्यादा होगा, उस पर जो पक्षियाँ होंगी उसका वजन उस वृक्ष के वजन से तो काफ़ी कम होगा। तो सीधी सीधी बात है, वृक्ष पर क्या बनेगा, सीधा बनेगा, वृक्ष पर सीधा बनता है। द्रव्यमान भार पिरामिड जल में उल्टा बनता है, वृक्ष पर सीधा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब एक वृक्ष का वजन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, उस पर जो पक्षी होंगी उससे कम होगा, पक्षियों पर जो कीड़े मकोड़े बैठे होंगे उनका वजन और कम होगा, तो ये सीधा बनेगा। तो ये बात क्लियर होगी ना अब कि मैं कहना क्या चाह रहा था कि द्रव्यमान भार पिरामिड जल में उल्टा बनता है और वृक्ष पर सीधा बनता है। ये बात क्लियर हो गई हो तो तीसरा देखिएगा, तीसरा है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड का मतलब फिर भी वही बात, संख्या पिरामिड अगर जल में देखा जाए तो बताना। अब संख्याओं की बात होगी, जल में प्लैंकटन घास की संख्या ज़्यादा होगी कि मछलियों की? प्लैंकटन घास की। और सबसे पहले फिगर किसका बनना चाहिए, उत्पादक का। तो जब उत्पादक बहुत ज़्यादा होगा, इसके बाद चीज़ें कम होती जाएंगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा,
सीधा बनेगा। इसका मतलब हुआ संख्या पिरामिड जल में सीधा बनता, यही तो प्रश्न है। इसलिए तो एग्जाम इस बात को पूछता है, क्योंकि द्रव्यमान पिरामिड उल्टा बनता है जल में और संख्या पिरामिड जल में सीधा बनता है, जबकि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। यही तो बात वो करता है, इसी बात को तो एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे। आगे देखिएगा, जब संख्या पिरामिड जल में सीधा बनेगा तो संख्या पिरामिड वृक्ष पर कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि वृक्ष तो एक होगा, उस पर जो पक्षियां बैठी होंगी उनकी संख्या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? और उत्पादक से शुरुआत करोगे तो वृक्ष की मात्रा थोड़ी सी और पक्षियों की मात्रा ज़्यादा, तो फिर से पिरामिड कैसा बनता चला जाएगा? उल्टा बन जाएगा। ये क्लियर है। जैसे वृक्ष की संख्या कम तो पिरामिड इतना बड़ा, और उससे बड़ी पक्षियों का तो इस तरीके से, उस पर रहने वाले कीटों का इस तरीके से, तो पिरामिड कैसा बनना शुरू हो जाएगा? उल्टा बनेगा। तो ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, द्रव्यमान पिरामिड जल में उल्टा बनेगा, वृक्ष पर सीधा बनेगा, जबकि संख्या पिरामिड जल में सीधा बनेगा और वृक्ष पर उल्टा बनेगा। ये बात क्लियर है, तो आप इसे नोट करें। और मैं इसे तो अब ये मान के चलें कि पिरामिड का मसला हम लोग क्लियर कर पाए होंगे। और अब अगली टॉपिक होगी जीवों का संबंध। जीवों का संबंध बहुत ही अच्छी टॉपिक ये मान के चलें, क्योंकि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो ध्यान देना जरा, जीवों का संबंध। तो ऐसे पहले तो नॉर्मल भाषा में समझें तो जीवों का संबंध दो प्रकार का होता है। एक होगा सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। यानी संबंध दो प्रकार के होंगे। एक संबंध से तो आपको सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं, और एक संबंध ऐसा होगा जिससे नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समझना जरा, जैसे सकारात्मक का मतलब जरूरी ये नहीं कि आपको लाभ हो, अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ कि हर वो चीज़ जहाँ लाभ हो वही सकारात्मक नहीं है। हाँ, हानि नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप कोई काम करते हैं और आपको वहाँ पर फायदा या मुनाफा मिलता है, वो तो सकारात्मक संबंध है। लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं और आपको बिल्कुल भी मुनाफा प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपका कुछ भी नुकसान भी नहीं होता, तो वह भी संबंध सकारात्मक ही माना जाएगा। और नकारात्मक का मतलब हुआ ऐसा संबंध जहाँ नुकसान जरूर हो, वो नकारात्मक होगा। ये बात क्लियर हो गई। ये संबंधों की बात है, तो समझना जरा, यहाँ प्लस का निशान और यहाँ माइनस का निशान जिम्मेदार होगा। और मैं इसी सिंबल, इसी चिन्ह के माध्यम से आपको इस जीवों का संबंध समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ मैं प्लस लगा दूँगा आप उसे सकारात्मक समझिएगा, और जहाँ मैं माइनस लगा दूँगा आप उसे नकारात्मक समझिएगा। ये बात क्लियर है। अब समझना जरा, जीवों के बीच में सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के संबंध आपके सामने हमने उल्लिखित किए हैं। पहला संबंध मैं लिख रहा हूँ सहजीवी, सहजीवी आबलिक का निशान लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब या सहजीवी या सहभोजी संबंध। सहजीवी या सहभोजी संबंध, ये कैसा संबंध है ये आप इसी सिंबल से ही पहचान पाएंगे। ये लगा है प्लस प्लस। संबंध तो अकेले स्थापित होगा नहीं, दो लोगों की आवश्यकताएं जरूरी है। तो दो जीवों के बीच में पारस्परिक ऐसा संबंध हो कि दोनों को लाभ पहुँचे, दोनों को लाभ पहुँचे। तो देखिए प्लस प्लस, इसका मतलब एक जीव ये है और एक जीव ये है कि दोनों साथ साथ रह रहे हैं और दोनों के बीच संबंध कुछ इस कदर है कि दोनों को लाभ पहुंच रहा है, पर्याप्त मात्रा में दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यह संबंध कैसा है, सहजीवी या सहभोजी संबंध कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यही उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है, जैसे यहाँ जैसे करके आप समझ सकते हैं, लाइकेन संबंध, लाइकेन सह संबंध, ये पहला संबंध है लाइकेन सह संबंध। लाइकेन सह संबंध किनके बीच का संबंध है? ये संबंध है शैवाल का और कवक का। समझना जरा इस बात को, मज़ेदार टॉपिक है आपके लिए है, शैवाल और कवक। शैवाल एक प्रकार की वनस्पति है, आपको भली भांति पता है, और कवक एक प्रकार का जीव है, ये भी बात क्लियर है। ये दोनों
में प्रेम इस कदर है, प्यार इस कदर जुड़ा हुआ है कि एक दूसरे के बगैर ये जीवित नहीं रह सकते। तो सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्यार अगर देखने को मिलेगी तो आपको शैवाल और कौकों के बीच में देखने को मिल जाएगा। जैसे समझना, ये जो शैवाल है ये करेगा प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके कवक को भोजन देने का काम करेगा। तो कवक को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कर रहा है? ये शैवाल कर रहा है, और भोजन किसे प्राप्त दे रहा है? कवक को। और जब शैवाल की जड़ें काफ़ी ऊपर होंगी, ये काफ़ी ऊंचाई पर पत्थरों वगैरह पर भी रह जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी सेवा करने के लिए, इनको जल की आपूर्ति यानी जल पहुँचाने के लिए काम कौन करेगा? ये कवक। कवक इसे ला करके क्या देगा? जल। तो शैवाल को भी तो फायदा होगा, ये भी प्लस में पहुँच गए, ये भी प्लस में पहुँच गए। तो दोनों की यारी, दोनों की ये दोस्ती वाकई में आकर्षक है, और दोनों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, दोनों को लाभ पहुँचता है, इसीलिए हम इसे सहजीवी मानते हैं। यही तो हमने कहा कि जब दोनों का मसला प्लस प्लस का हो तो आप उसे सहजीवी करार दीजिएगा। क्लियर है बात ना? तो एक उदाहरण आप ये याद रखेंगे। दूसरा समझें, दूसरा उदाहरण इसी का, माइकोराइजा। माइकोराइजा सह संबंध, ये किसके किसके बीच का है माइकोराइजा? तो समझना जरा, ये उच्च पौधों की जड़ें, उच्च पौधों की जड़ें प्लस कवक के बीच का ये संबंध है। उच्च पौधों की जड़ें प्लस कवक। उच्च पौधा, जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, उच्च पौधे में एक उदाहरण आपके सामने ये है साइकस का, और साइकस का पौधा मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने बना भी दे रहा हूँ, आप इसे समझ पाएंगे। मान लीजिए उसकी पत्तियाँ हैं इधर और इधर और इधर, और ये कुछ नारियल के पौधे जैसा ही होता है, परंतु नारियल के पौधे में तो फल आप देख पाते होंगे, यहाँ फल नहीं लगता, यहाँ ऊपर जाने पर शंकु बन जाता है। ये साइकस का पौधा है, और इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी मुलायम हैं और धरातल पर काफ़ी ऊपर की तरफ होती हैं। ये मान के चलें ये साइकस का पौधा है, और इन्हीं जड़ों में छोटे छोटे कवक पाए जाते हैं ये, और ये कवक इन्हीं जड़ों को काट काट करके अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कवक, जो साइकस का पौधा है उसकी जो जड़ें हैं उनको ये कवक काटेंगे और अपना भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने का मतलब उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देखना, अगर ये कवक इसे खाएगा, इसे भोजन यहाँ मिल रहा है, तो प्लस है कि नहीं है? प्लस है। दूसरी बात समझना, साइकस का क्या फ़ायदा है? साइकस का फ़ायदा है इसकी जड़ें काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो इसे भी जल की आवश्यकता है। तो जल ला करके देने का काम धरातल से कौन करने वाला है? वो जल की मात्रा इस धरातल से पहुंचाएगा कौन? तो जल पहुंचाने का काम करेगा कवक। तो अब इस पौधे का भी फायदा है कि नहीं? फायदा है, फायदा है, दोनों को फायदा है। तो समझना जरा, तो माइकोराइजा जो सहसंबंध है यह भी सहजीवी का है। ये उच्च पौधों की जड़ें और कवकों के बीच का संबंध दर्शाता है। जो पौधे की जड़ें काफ़ी ऊंचाई पर हों, यानी काफ़ी गहराई में ना गई हों, तो उन्हें पानी की तो दिक्कत आएगी ना, और ये पानी की दिक्कत की पूर्ति कवक अगर करेगा, तो कवक जब पानी ला करके देगा, अगर इनकी जड़ें मुलायम हैं तो कवक उसे भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करेगा, तो दोनों को लाभ पहुंचेगा। और इस प्रकार ये माइकोराइजा संबंध है, और जो उच्च पौधों की जड़ें और कवकों के बीच में होता है, यही साइकस पौधा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। हमारी भारतीय नारियाँ जो खासकर व्रत पर बहुत निर्भर होती हैं, मैं थोड़ी सी बात करूं, और आप तमाम प्रकार के व्रत में साबूदाने का इस्तेमाल करते होंगे, और उसकी खिचड़ी वगैरह बना करके खाते हैं आप साबूदाने की। मैं नहीं कहता कि आप ना खाएं, नुकसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो साइकस, जो साबूदाना बनाया जाता है, इसी साइकस के पौधे से साबूदाना बनाया जाता है। इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। ये कुछ जनजातियाँ हैं जो इस साबूदाने का निर्माण करती हैं। इसी पौधे पर एक चीरा अर्थात ब्लेड मार दिया जाए तो यहाँ से इस पौधे से दूध निकलना शुरू हो जाएगा, और उसी दूध को कलेक्ट किया जाता है इन जनजातियों के द्वारा। इसके बाद लोहे की बहुत बड़ी चादर जिसमें गोल गोल छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, उसी पर इसको फैलाया जाता है। फैलाने के बाद उन जनजातियों द्वारा इसे पैरों से रगड़ करके गोला बनाया जाता है। उस जाली के माध्यम से वो नीचे चला जाता है। तो थोड़ी सी इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है ये थोड़ा जटिल है,
बाकी आप खाते रहें, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि साहिकस का जो साबूदाना है जिसका सेवन हम लोग करते हैं, उसके बनने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बड़ी खतरनाक है, और जिसे हम व्रत के रूप में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस साबूदाने की बात हुई। साबूदाना कहाँ से आया? इस साइकस से आया। साइकस कैसा पौधा है? उच्च पौधों की जड़ों के उदाहरण में शामिल है, और ये कवक इसको पोषण देता है, और इसीलिए इसे हम सहजीवी या सहभोजी की कैटेगरी में रखे हुए हैं। ये बात क्लियर है? तो अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लाइकेन और माइकोराइजा के बाद एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखूँगा, इसी का सहजीवी का ही, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ से अच्छे एग्जामों में बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये क्या है? पहली तो बात यही समझना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। कुछ अजीब सा ये फार्मूला तो आपके सामने आ गया। आपको पता है, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैं बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, खूबसूरत व्यंजन आपके सामने रख दूं, खाना, और आपके हाथ बांध दूं, तो आप सोचिए वो खाना आपके किस काम का? जब आप उसे खा ही नहीं सकते हैं, तो लाख अच्छा खाना पड़ा हो आपके सामने, तो उसकी क्या उपयोगिता है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी उपयोग नहीं कर पाओगे। बताना क्या चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये हुआ कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है 78%, यानी सर्वाधिक है। अन्य गैसों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इसका कोई भी उपयोग तब तक लाभकारी नहीं है। कोई भी उपयोग तब तक लाभकारी नहीं है जब तक इस नाइट्रोजन को हम किस में ना बदल दें? नाइट्रेट में। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में ये चेंज होना या बदलना ही, ये जो लिखा हमने, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। ये बात क्लियर है ना? अब ये कुछ जीवाणु कर पाते हैं, कुछ नीले हरे शैवाल कर पाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कौन बदल पाता है? नीले हरे शैवालों में एक है नास्टाक और एक है एनाबीना। ये शैवाल हैं, नास्टाक, एनाबीना, ये नीले हरे शैवाल हैं। नीले हरे शैवाल ये काम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता इनके अंदर है, ये बदल देते हैं। और एक जीवाणु का भी नाम मैं लूँ, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का जीवाणु, ये भी क्या करता है? राइजोबियम, ये थोड़ा सा हट गया। राइजोबियम भी क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखता है, ये अभी बदल देता है। महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगा कि यही राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। दलहनी फसलों की जड़ों में। आप सोचिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पूर्वज भी वैज्ञानिक थे, आपने बस ध्यान नहीं दिया और आप उनका अनुसरण करते हुए आज भी काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं तो अगर आपने अपना बचपन सामान्य गुजारा है तो वहाँ आप ध्यान दिए होंगे कि सरसों के पौधे के साथ मटर का पौधा लगाया जाता था, और आज भी लगाया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है समझना जरा। जो मटर का पौधा है, और एक क्या है? सरसों का पौधा। देखना जरा, मटर का पौधा और सरसों का पौधा। मटर के पौधे की जड़ में कौन है? राइजोबियम। और सरसों की पौधे की जड़ें कहाँ हैं? गहराई तक गई हैं, जबकि मटर के पौधों की जड़ें काफ़ी ऊपर होती हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल पता है ना? जी हाँ, ये मान के चलें तो सरसों का पौधा जब ज़्यादा गहराई तक है तो जल की पूर्ति ज़्यादा बेहतर सरसों के पौधे के पास होगी। तो मटर के पौधे को सरसों के पौधों के साथ लगा दिया जाता है खेतों में। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिएगा, सरसों का पौधा इसे जल ला करके देगा, मटर का लाभ हुआ, प्लस में पहुंचा। राइजोबियम काम क्या करेगा? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा, जिससे पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषण प्राप्त होगा। वो पौधा ज़्यादा हष्ट पुष्ट मजबूत होगा, खाते पीते घर का पौधा होगा। तो जब ये इनके पास पर्याप्त खाना होगा तो ये वो खाना कहाँ भी पहुँचा देंगे? सरसों के पास भी। तो सरसों को भी फायदा होगा,
दोनों को फायदा हुआ कि नहीं। तो मटर का पौधा सरसों के पौधे के साथ इसलिए लगा दिया जाता है कि जिससे मटर को भी लाभ हो और सरसों को भी लाभ हो। और इसमें आपने जाना कि राइजोबियम नाम का जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, इसलिए उसके पास जितने भी पौधे लगाए जाएंगे वो उसे लाभान्वित जरूर करेगा। इसी उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने ये काम किया और हमारी खेती में सरसों के पौधों के साथ मटर का पौधा काफ़ी ज़्यादा दिनों से लगाया जाता है, आज भी ये लगाया जाता है, ये आपको पता है बिल्कुल। तो मैं ये मान के चलूँ आप इस बात से सहमत हैं और क्लियर कर चुके होंगे। एक लास्ट मैं उदाहरण और आपको बता दूँ इसका, सहजीवी का, शाहभोजी का एक लास्ट उदाहरण इसका है परागण। आप जान ही रहे हैं परागण का मतलब होता है क्या, कि जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, ये पौधों की बात है, वनस्पतियों की बात है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के पास चला जाता है तो वहाँ परागण होता है। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, नेचर कैसे करता है। नेचर के पास तो आपके तरह, अब मैं ये बता दूं कि आप भी परागण करते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। आप परागण कब करते हैं, जब आप दूल्हे को दुल्हन के पास ले जाते हैं, ये परागण ही तो है। आपके पास साधन है, आप गाड़ी से चले जाते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा आप कुछ बड़ी गाड़ी कर लेंगे। तो आप तो मनुष्य हैं, आपके पास तमाम प्रकार के संसाधन हैं, तो आप अपना परागण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेचर के पास ऐसी सुविधा नहीं थी, तो नेचर भी परागण का ये जो काम करता है, यहाँ के जो फूल करते हैं, यहाँ के जो पौधे करते हैं परागण की प्रक्रिया, वो इनके जो दूल्हे होते हैं ये हवा में उड़ के चले जाते हैं और कुछ दूल्हे ऐसे हैं जो पानी में तैर के चले जाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की मोहब्बत है, ये अलग अलग प्रकार से पेश आते हैं। और ये इनके परागण ये तैर करके चले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हवा में उड़ करके चले जाएंगे। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के पास जाएगा तो दोनों को लाभ होगा कि नहीं होगा, ये बात तो आप भली बात जानते हैं। तो परागण की प्रक्रिया भी दोहरे लाभ वाली है, ये दोनों तरफ लाभ पहुंचाएगी, इसीलिए यह भी सहजीवी और शाहभोजी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो मैं ये बात मान के चलूँ कि सहजीवी और शाहभोजी के दिए गए उदाहरण आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, ये क्लियर है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इस बात को ध्यान देना। सहजीवी शाहभोजी का मतलब मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि प्लस प्लस का मसला है, दोनों तरफ लाभान्वित होंगे, ऐसा संबंध हो कि दोनों लोगों को लाभ पहुँचे, जिसके अंदर हमने आपको उदाहरण बताया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। राइजोबियम नाम का जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। इस धरातल पर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन आप ये मान के चलें उसका उपयोग तब तक नहीं है जब तक वो नाइट्रेट में ना बदला जाए। हमारे पौधों के लिए नाइट्रेट की आवश्यकता है, ना कि नाइट्रोजन की। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीवाणु हमने बता दिया, कुछ नीले हरे शैवालों की चर्चा की जो ये काम कर सकते थे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने बार बार आपसे बताया इस बात को। तो सहजीवी के बाद दूसरा संबंध देखिएगा, सहोकारिता। दूसरा संबंध है सहोकारिता, सहोकारिता संबंध। इस बात पर चर्चा करें, सहोकारिता संबंध कैसा होता है। ये संबंध होता है प्लस और जीरो का। प्लस जीरो का मसला क्या है, यह दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध हो कि एक को तो लाभ पहुँचे लेकिन दूसरे का ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। एक को तो लाभ पहुँचे लेकिन दूसरे का ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो, यानी नुकसान हो। वो संबंध कैसा होता है, सहोकारिता। ऐसे लोगों को मैं बता दूं अपने ज़िंदगी में समाहित रखें। ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हों, जो ये चाहते हों और बार बार आपसे ये कहते हों कि पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। जो बार बार आपसे ये कहते हैं कि और तैयारी अपनी मेंटेन बनाए रखें, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जो आपको लगातार मोटिवेट करते हैं कि अपनी पढ़ाई को कभी कम ना करें, आप ज़रूर सफल होंगे। जो ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़े हैं, जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपकी हमेशा मोटिवेशन या मोटिवेट करते रहते हैं आपको हमेशा, ऐसे व्यक्ति ही कैसे हैं, सहोकारी हैं, क्योंकि उनका कोई लाभ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बात बोले कि आप लगातार पढ़ें, मेहनत करें, तो मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति का कोई लाभ है, लेकिन आपका लाभ जरूर है, क्योंकि आप उस शब्द से मोटिवेट हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन इस एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा है, यही संबंध सहोकारिता का है। ये बात मान के चलें। इसका एक उदाहरण मेरे पास है, मैं इसको आपके सामने रखूँगा। जैसे ई कोलाई जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु,
ये जीवाणु पानी के रास्ते, पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और हमारी आंत में बैठ जाता है। लेकिन हमारी आंत में बैठ करके बहुतायत मात्रा में कोई भी चीज़ हो जाएगी तो नुकसान तो करेगा ही बहरहाल, लेकिन फिर भी अगर इसकी एक सूक्ष्म मात्रा हमारी आंत में है तो हमारी पाचन प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। तो ज़रा सोचना, ई कोलाई जीवाणु तो अपना जीवन यापन कहीं भी कर सकता था, उसका तो कोई लाभ तो नहीं हुआ ना कि आपके शरीर में आकर के उसे राज सिंहासन मिल गया हो, उसको लाभ प्राप्त हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना। ई कोलाई जीवाणु अपना जीवन यापन तो कहीं कर सकता था, किसी भी जगह वो अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन सपोज करिए ई कोलाई जीवाणु आपके शरीर में आ गया तो आपको इसने क्या किया, प्लस कर दिया, आपको लाभान्वित किया। लेकिन ई कोलाई जीवाणु का ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। इसलिए यह संबंध ई कोलाई जीवाणु का किससे, मनुष्य से, ई कोलाई जीवाणु का मनुष्य से संबंध कैसा है, ऐसे एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सहोकारी है। तो सहोकारी संबंध कौन सा है, ई कोलाई जीवाणु का संबंध मनुष्य से सहोकारिता का उदाहरण है। ये बात क्लियर हो चुकी हो। तो ई कोलाई जीवाणु का संबंध मनुष्यों से सहोकारी संबंध है, ये बात क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लें। तो परजीवी और अमन सेलिजम, प्रतिस्पर्धा, ये सारे के सारे संबंध नकारात्मक संबंध की श्रेणी में आएंगे। जैसे मेरा कहना ये है कि सकारात्मक में हम लोगों ने देखा क्या, सहजीवी, और एक देखा हम लोगों ने सहोकारिता, और इनसे संबंधित उदाहरण भी समझ पाए हम। और अब हम लोग बात करेंगे नकारात्मक संबंधों की। और नकारात्मक संबंध में सबसे पहली बात होगी परजीवी की। तो नकारात्मक संबंध, और इसमें सबसे पहला है परजीवी। ये संबंध कैसा होता है, प्लस का और माइनस का। एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे को 100% हानि पहुंचेगी। एक को लाभ, दूसरे को हानि, ये संबंध है परजीवी का। जैसे एक साधारण भाषा में आपसे शुरुआत करता हूँ, आपके बाल में जो जूं हैं ये आपका रक्त चूस लेते हैं तो उनको तो लाभ होता है ना, लेकिन आपको हानि हो रही होती है। ये संबंध कैसा है, परजीवी का। आपने बहुत से पौधों पर देखा होगा, तमाम प्रकार के लताएं उस पर चढ़ जाती हैं और उस पौधे से अपना पोषण ले रही होती हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल भी किसके अंतर्गत आएगा, परजीवी के अंतर्गत, क्योंकि ये जिस पौधे पर रहेगा उसी पौधे से अपना भोजन ये पूरा का पूरा ले रहा होगा। तो खुद तो लाभान्वित हो रहा है लेकिन उस पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बना बनाया भोजन आप खा रहे हैं और सामने वाला बना रहा है और उसे आप कोई लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये मामला कैसा है, परजीवी का है। परजीवी का संबंध प्लस माइनस का, ये समझ पा रहे होंगे आप। मैं अगर आपसे उदाहरण दूं तो मलेरिया का परजीवी होता है, ये आपको पता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो परजीवी है हमारी शरीर है, यानी हम उनको ये मौका देते हैं, उनको ये अवसर देते हैं कि आइए हमारे शरीर में रहिए। लेकिन वो करता क्या है, हमारे शरीर में रह करके वो हमारे हाइपोथैलेमस को, हमारी आरबीसी की संख्या को लगातार कम करता हुआ चला जाता है। हमें नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खुद को लाभ पहुंचाता है। खुद के लिए भोजन का उपयोग हमारी शरीर से कर लेता है। ये मान के चलें जितने भी रोग कारक हैं, जिनकी वजह से आपको रोग होते हैं, जिनकी वजह से आप रोगी होते हैं, वो जो रोग कारक हैं वो खुद तो लाभान्वित होते ही होते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा तकलीफ में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये संबंध है परजीवी का। आजकल तो इस दुनिया में ये संबंध आपको बहुत देखने मिलेंगे। एक मनुष्य भी परजीवी के उदाहरण में शामिल हो जाएगा। कहो कैसे, माता पिता ने आपको बहुत ही मेहनत से लगातार जुड़ करके अपने पूरी जीवन भर आपको पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे, मेहनत करते रहे, आपके जीवन को एक अच्छे आयाम तक पहुंचाने के लिए आपसे हमेशा वो जुड़े रहे, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिए। लाभ तो नहीं हो रहा ना उन्हें, उन्होंने सारा जीवन खपाया है आपके लिए, और जब आप उस मुकाम पर पहुंचे तो आपने उन्हें लात मार दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें अब नुकसान हुआ और आपको तो फायदा पहुंच ही गया, तो आप प्लस में चले गए और उस माता पिता को नुकसान हो गया। तो ये जीवन भी आपके सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा
ये गलत है और हमें परजीवी नहीं बनना चाहिए। हम मनुष्य हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर जानें कि हम परजीवी के उदाहरण में शामिल ना हों। तो इसी आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ये क्लियर है बात ना कि जो भी परजीवी हैं वो लाभान्वित होंगे और नुकसान पहुंचाएंगे सामने वाले को। दूसरा उदाहरण इसमें देखिएगा, नकारात्मक में है अमन सेलिज्म। अमन सेलिज्म का मतलब होता है, अगर हम इसको आपकी भाषा अपनी भाषा एक सरल भाषा में बात करें तो चुगलखोर, इतना समझ लो। चुगलखोर का मतलब क्या होता है, एक का तो माइनस होगा, दूसरे का ना लाभ होगा ना ही हानि, लेकिन एक का माइनस हो जाएगा। जैसे ये मान के चलें आपके पड़ोस में एक महिला आई आपके घर और आपकी माँ से कही, आपकी माँ से बोली हो या उन्होंने बोला कि दीदी दीदी अरे मोनू फिर पेपर देने चला गया क्या? तो जरूर कहेंगी हाँ गए हैं पेपर देने। अरे दीदी हम तो अब यही कहेंगे उनको घर पे बैठा दीजिए। कब तक पेपर दिलाएंगी आप? कब से वो पास ही नहीं हो रहा है। कोई हम तो कह रहे हैं कोई अच्छा सा काम काज देख के धंधा उंधा कोई लगवा दीजिए और उनकी शादी ब्याह कर दीजिए। अब ये अमन सेलिज्म है। उस महिला को कोई लाभ नहीं है और ना ही उस महिला को कोई नुकसान है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? मोनू का। वो बेचारे जो आज तक लखनऊ दिल्ली या तमाम जगह पेपर देने के लिए जाते थे और अब की बार जब वो वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो उनकी माँ उनको डांटेगी कि बेटा वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उन्हें मोटिवेशन देने वाला कोई दूसरा मिल गया, मोटिवेट करने वाला कोई दूसरा मिल गया। तो ऐसे लोग जो आपके लिए रुकावट होंगे ये तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको आज के ज़माने में, ये मान के चलें। और मैं इसका एक उदाहरण आपको दे दूं, बहुत ही अच्छा है। चेचक का विषाणु आप जान ही रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चेचक का विषाणु छोटी मात्रा मान के चलें, बहुतायत मात्रा में हमारे भारत में फैली रही। और सबसे अच्छी बात तो ये बताऊंगा, जिसे चेचक एक बार हो जाएगा उसे फिर दोबारा नहीं होता है। छोटी मात्रा एक बार होंगी फिर दोबारा आपको नहीं होंगी। इसका सीधा मसला क्या था? क्योंकि चेचक का जो वायरस आपके शरीर में आ गया एक बार, तो आपके अंदर वो कुछ इस तरीके से व्यवस्था करके चला जाएगा कि जब उसकी बिरादरी का दूसरा चेचक का वायरस आपके शरीर पर आक्रमण करना चाह रहा होगा तो उसे ये बात पता चल जाएगी नहीं नहीं भैया यहाँ तो पहले ही कोई काम करके जा चुका है, तो वो वापस चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो चेचक का वायरस पहले आया था, जिसे लाभ मिला था, जो खूब खा पी करके यहाँ से चला गया, वो वायरस जाने के साथ साथ यहाँ एंटीबॉडी तैयार करके चला गया। किसके लिए? दूसरे के लिए। तो दूसरे का जो आना है उसके लिए तो नेगेटिव हुआ ना, और जो ये काम करके गया जो वायरस, उसका तो ना लाभ हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो ये बात मान के चलें कि अमन सेलिज्म में ये चेचक का विषाणु भी शामिल है, क्योंकि ये जब भी आपके शरीर में आएगा तो एक प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर तैयार करके चला जाएगा। तो इस बिरादरी का कोई दूसरा वायरस जब भी पहुंचेगा तो उसे पहले ही ये खबर चल जाएगी, पता चल जाएगा। जब वो आपके शरीर में आक्रमण कर रहा होगा तो उसे ये जानकारी मिल जाएगी कि नहीं भैया यहाँ से तो पहले ही हमारे बिरादरी के लोग आ चुके हैं, तो इसलिए वापस जाना पड़ेगा। ये उदाहरण था किसका? अमन सेलिज्म का। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूँ एक महत्वपूर्ण और ये लास्ट है जीवों के संबंध में, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये दोनों माइनस माइनस होगा, सोचना जरा। प्रतिस्पर्धा बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध होगा कि दोनों को हानि ही पहुँचेगी। अर्थात अगर हम आपसे ईर्ष्या करें तो नुकसान तो हमारा है, ईर्ष्या करने में एक व्यक्ति का नुकसान होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा आप भी हमसे ईर्ष्या करें तो आपका भी नुकसान होगा। समझना जरा, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रतिस्पर्धा जैसे एक पौधा यहाँ लगा दिया जाए, एक पौधा इसके ठीक बगल लगा दिया जाए, तो दोनों पौधों में ये आपस में ये लड़ाई बनी रहेगी कि कौन ज़्यादा पोषक स्तर को प्राप्त कर पाएगा, कौन ज़्यादा पोषण को प्राप्त कर पाएगा। इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी लड़ाई में दोनों पौधों का विकास नहीं हो पाता है। ये बात सही है। आप कभी भी देख लीजिए अपनी कृषि में, खेती में, जब दो पौधे एक साथ लगाए गए हैं, दो प्रकार की अलग अलग जातियों के पौधे हैं, तो ज़्यादा समझ पाएंगे आप। तो दोनों जातियों के पौधों का विकास जल्दी नहीं हो पाता है।
वो समस्या है। एक आम का पौधा आप लगा दीजिए अपने घर के बगल और एक किसी अन्य भी चीज़ का पौधा उसी के ठीक बगल लगा दीजिए, तो दोनों पौधों का विकास उतना सही नहीं हो पाएगा जितना सही कि वो दोनों अलग अलग जब थे। ये बात क्लियर है ना। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा खतरनाक होगी, नकारात्मक होगी। मैं एक उदाहरण आपको और दे दूं कि प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होगी, यहाँ से समझिएगा। एक होगी अंतः प्रतिस्पर्धा और एक होगी अंतर प्रतिस्पर्धा। अंतः जातीय और एक होगी अंतर जातीय। ये दूसरा है अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। तो दोनों में कौन सी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा खतरनाक होगी, ये मेरा प्रश्न है आपसे। अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा यानी एक विशेष जाति के बीच में, जैसे हमारी आपके बीच में, हम तो एक ही जाति के हुए, मानव हुए, तो एक जाति के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, हमारे आपके बीच में जो होड़ मची हुई है कि कौन सबसे पहले नौकरी पाएगा, ये प्रतिस्पर्धा ज़्यादा खतरनाक है कि किसी दूसरे जाति से प्रतिस्पर्धा। जैसे मेरी प्रतिस्पर्धा शेर से हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक है कि हमारी और आपकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा खतरनाक है। यही बात मैं बताना चाह रहा था आपसे। ज़रा सोचना कि अगर कल ये घोषणा हो जाए और ये न्यूज़ पेपर में आपके सामने एक लिखित रूप से एक प्रारूप आपके सामने दौड़ रहा हो और कहा जाए अब की बार होने वाले टेट में 2022 में जो टेट होगा उसका आवेदन फला फला तारीख से होगा, ये डेट इंक्लूड कर दिया जाए, लिख दिया जाए और कहा जाए योग्यता क्या होगी और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें लिखा जाए 40 साल के, 30 साल के, 25 साल के, ऐसे जानवर, बूढ़े शेर और हाथी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सोचना जरा कितना खतरनाक हो जाएगा। मतलब मेरा कहना क्या था कि एक टेट का पेपर हो, यानी इसकी वो आवेदन के लिए आपसे मांगा जाए कि आप आवेदन करें, फला तारीख से कुछ भी डेट लिखा गया हो और उसमें ये लिखा जाए कि इसमें हाथी भी आवेदन कर सकता है, शेर भी आवेदन कर सकता है, यहाँ तक कि एनाकोंडा सर्प भी, दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी यहाँ आवेदन कर सकता है आपके साथ साथ। सोचना जरा, अब एग्जाम हो, सेंटर बनाए जाएंगे, एनाकोंडा सर्प 30-30 फीट लंबे होते हैं, आपको पता है। जिस सेंटर पे ये बैठे रहेंगे, जहाँ इनका सेंटर चला जाएगा, आप बताना आप वहाँ पेपर देने जाओगे? जहाँ जिस कमरे में शेर बैठा होगा आप वहाँ बैठ करके पेपर दे पाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये प्रतिस्पर्धा आसान हो जाएगी क्योंकि आप वहाँ जाओगे ही नहीं, उनसे लड़ोगे ही नहीं। प्रतिस्पर्धा हमारे आपके बीच की कठिन होगी, ये समझ पा रहे हैं आप? जरा देखना, अगर मैं कहता हूँ हाथी को टेट का पेपर दे ही दिया जाए और आपको भी दे दिया जाए, तो हाथी को क्या पता है सहजीवी संबंध, क्या पता है नकारात्मक संबंध, हाथी को कहाँ पता है युवा दिवस के बारे में, हाथी को कहाँ पता है वर्णमाला के बारे में? तो ये चीज़, हाथी तो इन चीज़ों से अनजान है ना, तो फिर जवाब कैसे दे पाएगी? वो नहीं दे पाएगी। इसका मतलब हाथी का तो फेल होना 100% निश्चित है, ये फेल हो जाएगी और आप पास हो जाएंगे। तो आपकी और इसकी प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल आसान हो गई फिर। या और फिर ऐसे समझ लो, एक तरफ शेर दौड़ रहा हो और एक तरफ आप दौड़ रहे हो, तो शेर तो जीतेगा ही जीतेगा, आप तो कतई नहीं जीत सकते हैं ना फिर उसमें। ये तो प्रतिस्पर्धा बिल्कुल आसान, एक तरफा प्रतिस्पर्धा है। यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर प्रतिस्पर्धा होगी दो अलग अलग जातियों के बीच में तो ये प्रतिस्पर्धा आसान होती है, और अगर एक ही जाति के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी तो ये प्रतिस्पर्धा ज़्यादा कठिन होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा कोई भी हो हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगी, दोनों लोगों को निगेटिव करेगी, ये बात क्लियर है। तो मैंने आज आपके सामने ये टॉपिक रखी कि पिरामिड क्या होता है और पिरामिड से संबंधी कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने चर्चा की जीवों के बीच का संबंध, जो सकारात्मक भी होता है नकारात्मक भी होता है, उससे संबंधित तमाम प्रकार के उदाहरणों को हमने आपके सामने रखा। और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये बात बिल्कुल हमारी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिट दे सकती है और आपको लाभान्वित कर सकती है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस क्लास से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।